नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की फिजाओं में आज भी दहशत का जहर घुला हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज भी अमन, चैन और सुकून से जीवन यापन करना एक साधारण बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी और विशेष रूप से वहां के आम नागरिक, और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर वहां के अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू और सिख आते हैं, ये लगातार आज भी दहशत के साए के तले जी रहे हैं। इन्हें इस बात का डर रहता है कि ना जाने कब आतंकी इन्हें मार डालेंगे। ये हकीकत है दोस्तों, ये कड़वा सत्य है जम्मू कश्मीर का, जो कि 2019 से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले भारत का पूर्ण राज्य हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से जब केंद्र सरकार ने वो ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया और उसी के साथ साथ कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। उसके बाद से कहीं ना कहीं एक सत्य मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वहां पर आतंकी गतिविधियों में, घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अभी भी यह सिग्निफिकेंट कमी नहीं है। इसका प्रमुख कारण आप जानते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी जो भारतीय सेना है, उनके जवान हो या फिर वहां पर जो सीआरपीएफ के जवान है या फिर वहां की स्थानीय जम्मू और कश्मीर की पुलिस है, ये लगातार जो इनका संयुक्त ऑपरेशन चलता रहता है, आज भी वो चल रहा है और अभी भी इलाके की घेराबंदी हो रखी है। तो जो ये सर्च अभियान चलता है, जो ये ऑपरेशन चलते हैं, इसी कारण वहां पर आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन अभी भी वहां पर घटनाएं होती हैं। एक कारण यह भी है कि चूंकि वहां पर अब सीधे तौर पर अब वो हमारी यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो वहां पर केंद्र सरकार का ही हस्तक्षेप है, वहां पर शासन है। एलजी वहां के उपराज्यपाल जो है, उनका नाम है मनोज सिन्हा, और वही वहां के प्रशासक हैं और उन्हीं को अपॉइंट किया है केंद्र ने। तो सीधे तौर पर जब वहां पर हस्तक्षेप केंद्र सरकार का बढ़ गया है और वहां पर भारतीय सेना और तमाम जो सुरक्षा फोर्सेस के जवान है हमारे, वो संयुक्त तो ऑपरेशन चलाते हैं, तो इसका परिणाम ये निकला कि वहां पर आतंकी गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अभी भी ये शून्य नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता था, ये कहा जाता था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद और नोटबंदी के बाद आतंक की कमर टूटी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, इसने ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि अभी भी वहां पर आतंक जीवित है। अब इसके कुछ कारण है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, प्रमुख कारण जो पहला है वो ये है कि दरअसल वहां पर जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले लोग हैं, मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सभी मुसलमानों को यह बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे मुसलमानों को एड्रेस करते हुए ये बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ उन्हें कह रहा हूं जो कि कट्टर इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करते हैं, जिन्होंने शायद कुरान को पढ़ा नहीं है और कुछ लोगों ने उनका ब्रेन वॉश किया, जो कि पाक परस्त हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हैं, और फिर उसके बाद उन्हें धन का लालच देकर या फिर उन्हें जो भी कुछ होता है कि हूरों का लालच देकर या जन्नत में ये मिलेगा या वो मिलेगा, उन तमाम चीजों का लालच देकर उन्हें उन मासूमों का खून बहाने के लिए एक प्रकार से प्रेरित किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर वो निर्दोषों की जान लेते हैं। ये बात स्पष्ट है। तो पहली बात यह है दोस्तों कि वहां पर जो कट्टर इस्लामिक विचारधाराओं को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो उसका पालन करने वाले लोग हैं, वो ये कतई नहीं चाहते कि कश्मीर घाटी के भीतर अल्पसंख्यक आए। अल्पसंख्यक यानी हिंदू, कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के लोग। इसके अलावा 370 हटने के बाद से चूंकि वहां पर जमीन लेना और रोजगार करने को लेकर जो रियायतें दी गई और जो नए नए प्रावधान किए गए, उसके बाद वहां पर पाकिस्तान भी, जो कि सीमा पार से लगातार बौखलाया हुआ है, और साथ ही साथ वहां के जो कट्टर विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को लेकर एक प्रकार से बौखलाए हुए, तिलमिलाए उठे हैं कि आखिर कैसे दूसरे समुदाय के लोग हमारे यहां आ जाए। मैं फिर से एक बार ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। एक कारण और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो प्रमुख वजह यह है कि दरअसल
चूंकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां पर दूसरे राज्य के लोग भी जा सकेंगे, तो इससे भी उन्हें घबराहट है, बौखलाहट है कि आखिर दूसरे राज्य के लोग हमारे अगर आ जाएंगे तो फिर जो स्थानीय कश्मीरी लोग हैं वो तो फिर आतंक की तरफ जाएंगे ही नहीं, उनके पास रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, उन्हें एक प्रकार से दूसरे राज्यों के लोगों से कनेक्ट करने का और कनेक्ट होने का एक प्रकार से एक जरिया मिलेगा, एक माध्यम मिलेगा, तो फिर वो उस रेडिकल सोच की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसी तमाम चीजों के कारण वो बौखलाए हुए हैं। और प्लस इसमें एक प्रकार से और जो प्रमुख भूमिका वो ये है कि जो सेना हमारी ऑपरेशन वहां पर चलाती है, जो सुरक्षा बल वहां पर लगातार जो सर्च अभियान करके आतंकियों को मारते हैं, उससे भी वो बौखलाए हुए हैं। तो प्रमुख तौर पर ये कुछ कारण है जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आतंकियों को ये बात दिख रही है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बदल रहा है और जम्मू कश्मीर में विकास की परियोजनाओं पर भी खर्च किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस दिशा में खर्च कर भी रही है। हालांकि विपक्ष के जो लोग हैं या फिर वहां का जो स्थानीय विपक्ष के नेता है वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र ने हमें एक लंबे समय तक नजरबंद करके रखा और अभी भी वहां पर विकास नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस विषय को लेकर कि केंद्र सरकार ने पहले 370 को हटाने के बाद 35A को हटाने के बाद और फिर उसे 2 हिस्सों में बांटने के बाद और फिर उसके बाद जिस प्रकार से सीधे ही सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेने के बाद वहां की विकास परियोजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किया है और नई नई और विकास की नई नई परियोजनाओं को लाने का खाका तैयार किया है, शायद ये सर्वश्रेष्ठ है। और फिर वहां पर चुनाव को लेकर भी बातें हो रही है कि जैसे ही वहां पर परिसीमन हो जाएगा उसके बाद वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे विधानसभा के। हाल ही में आपको याद होगा कि पिछले बरस आपको याद होगा कि डीडीसी के इलेक्शन वहां पर हुए भी थे। लेकिन बात ये सब नहीं है, बात इस बारे में है कि अभी भी कश्मीर में आतंक जिंदा है और जम्मू कश्मीर की फिजाओं में आज भी आतंक और बारूद अभी भी वहां पर घुला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले 5 दिनों में 7 लोगों की हत्या कर दी गई है, नृशंस हत्या कर दी गई है वहां पर आतंकियों के द्वारा। पिछले 36 घंटों के दौरान वहां पर दरअसल हत्याएं हुई हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान वहां पर 5 हत्याएं हो गई हैं दोस्तों, यानी ये गंभीर विषय है। और मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि आखिर किन किन लोगों की हत्याएं हुई हैं। आप ये देखिए कि इनका कोई भी एक प्रकार से रोल ऐसा नहीं था कि ये किसी डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए हो या फिर उन आतंकी जो हमारी भारतीय सेना को दुश्मन मानते हैं या वहां पर जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है उनको दुश्मन मानते हैं, उनसे इन लोगों का कोई भी वास्ता नहीं था, कोई भी संबंध, कोई भी सरोकार, कोई भी संपर्क नहीं था। ये लोग शुद्ध रूप से आम नागरिक हैं वहां के और अब ये इस समय हमारे साथ मौजूद नहीं है। अब इन सब की मृत्यु हो चुकी है और इन सब की हत्या की गई है दरअसल वहां पर टीआरएफ नाम के एक संगठन ने, जिसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको बताना चाहूंगा वो है द रेजिस्टेंस फोर्स, द रेजिस्टेंस फ्रंट, माफ कीजिएगा। ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है दरअसल ये पिछले बरस ही कहा जाता है कि अपने अस्तित्व में आया और जब से 370 हटा है उसके बाद से इसने कश्मीर में ज्यादातर हमले को अंजाम दिया है, हमलों को अंजाम दिया है। और इसको जो समर्थन दिया जाता है वो सीमा पार से लश्कर तैयबा और जमात उद दावा समेत कई जो अलबदर जैसे संगठन है जो कि पाकिस्तान के परस्त है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, वही लोग इसको समर्थन देते हैं। और एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि उनकी एक ऑफशोर कंपनी की तरह है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर आतंक के ये जो बड़े बड़े जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है जो कि कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन आता है, जिसमें जमात उद दावा आता है, जिसमें लश्कर तैयबा आता है, तो ये तमाम लोगों को एक प्रकार से इनके आतंकियों का कोई कमांडर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि भारतीय सेना ने इस प्रकार से वहां पर ऑपरेशन चला रखा है। लेकिन एक नए गुट को जन्म देना ये दर्शाता है कि वहां पर किस प्रकार से बौखलाहट है और इसी ने ये हत्याएं तमाम की है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मैंने कहा कि 36 घंटों में पिछले 5 लोगों की मौत हो गई है और कुल मिलाकर 5 दिन में 7 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो ताजा घटना हुई है वो गुरुवार यानी कल की है और गुरुवार को वहां के जो श्रीनगर है, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, यहां पर 2 टीचर्स की हत्या कर दी गई है। इनमें से एक प्रिंसिपल है जिनका नाम सतेंद्र कौर था और इनमें से एक जो दूसरे मृतक हैं उनका नाम था दीपक चंद और ये वहां पर शिक्षक थे। सतेंद्र कौर सिख समुदाय से आती थी और दीपक चंद कश्मीरी पंडित थे और इन दोनों का ये बताया जाता है कि 3 आतंकी वहां पर घुसे थे और तीनों ने दरअसल उनसे उनका परिचय पत्र मांगा और फिर परिचय पत्र पर नाम देखकर
फिर उसके बाद उनको गोलियों से भून दिया। सोचिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये तो कल की घटना थी। अब 5 अक्टूबर को भी क्या हुआ, मंगलवार को दरअसल 3 नागरिकों की हत्या हुई दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा जो एक प्रकार से आपने सुना भी होगा कि एक प्रसिद्ध फार्मासिस्ट हैं, एक उनकी केमिस्ट की शॉप थी, उनकी मेडिकल स्टोर था उनका श्रीनगर में ही, और काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। और कहा यह भी जाता था कि जो भी दवा कहीं नहीं मिलेगी वो इनके पास जरूर मिलेगी। उन तक की नृशंस हत्या की है, निर्ममता के साथ उनको गोली मारी गई है। उनका नाम है मक्खन लाल बिंद्रू और इनकी आयु 68 वर्ष की है। एक बार तो आप सोचिए कि इन लोगों से क्या खतरा हो सकता है आतंकियों को। आपने देखा कि दोनों शिक्षा देते थे, जिनकी कल हत्या की गई, एक प्रिंसिपल थी और एक शिक्षक थे। मक्खन लाल बिंद्रू जी, स्वर्गीय मक्खन लाल बिंद्रू जी फार्मासिस्ट थे, दवाइयां बेचते थे, इंसानियत की सेवा करते थे, उन तक की हत्या कर दी गई। उनकी बेटी श्रद्धा, उनका काफी ज्यादा बयान, उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, वो जिसमें खुले तौर पर आतंकियों को अपने साथ बहस करने की चुनौती देते हुए दिख रही है। उस बेटी का वाकई में हौसले को सलाम है, जिनके भीतर भय का एक अंश तक नहीं है। वो खुले तौर पर ये कहती है कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है और उनके पिता ने जो उन्हें सीख दी है वो उसी पर अमल करेंगे और कभी भी अपनी जमीन को नहीं खोएंगी और अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर उन्हें मेडिकल स्टोर में घुसकर मारा गया है दोस्तों, सोचिए। और उनकी जो वाइफ है वो भी मेडिकल स्टोर में बैठती थी और आज भी वो बैठती है, और उनकी बेटी ये भी कहती है कि मेरी मां बैठेंगी वहां पर, यानी खौफ नहीं है उन्हें। यही आतंकियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। उन्होंने गोलियों से भून दिया, लेकिन वो कभी भी उस विचार को नहीं मान पाएंगे। और ये चंद ऐसे लोग हैं कश्मीर में जो अभी भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जो अभी भी रहते हैं, इनके परिवार रहते हैं। और इसके अलावा जो चंद सैकड़ों की संख्या में हिंदू, कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के लोग रहते हैं, वो आज भी उस बात की मिसाल है और उन तमाम आतंकियों और कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा मारते हैं जो एक प्रकार से ये सोचते हैं कि कश्मीर इन लोगों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये लोग शूरवीर हैं, ये लोग सही मायनों में शूरवीर हैं, जो कि कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब को और कश्मीरियत को जिंदा रखने की भरसक और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि पूरा देश इनके दुख में शरीक है और पूरा देश इनके साथ है। इसके अलावा लाल बाजार इलाके में गोलगप्पे का कारोबार करने वाले एक शख्स जिनका नाम वीरेंद्र पासवान था, उनकी भी हत्या कर दी गई। सोचिए, वो बिहार के रहने वाले थे और यहाँ पर रोजगार करते थे यहाँ पर, और वीरेंद्र पासवान को भी गोली मार दी गई। सोचिए। इसके अलावा बांदीपुरा में ये जो दोनों मैंने घटनाएं आपको बताई और जो कल की मैंने घटना बताई, ये चारों जो हत्याएं की गई तो श्रीनगर में की गई, लेकिन बांदीपुरा में भी मोहम्मद शफी लोन की हत्या की गई, जिनको कहा जाता है कि ये टैक्सी यूनियन के वहां पर अध्यक्ष थे, और उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोचिए, यानी ये तमाम लोग, आप इनके प्रोफाइल्स देख रहे हैं, तमाम लोग आम आदमी हैं और इनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा शनिवार 2 अक्टूबर को, यानी जिस दिन गांधी जयंती थी, उस दिन भी कारानगर में अब्दुल रहमान गुरु नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई गोली मारकर, और उसी दिन श्रीनगर में मोहम्मद शफी डार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी आप देखिए कि पिछले 5 दिनों में 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशंस चला रहे हैं, और उम्मीद यही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस समय हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो उसी समय हो सकता है इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको मार दिया गया हो, या फिर आने वाले समय में आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा कि इन आतंकियों को मार दिया गया जो उन तमाम हत्याओं में शामिल थे। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि आखिर ये कब तक चलेगा। कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष अब तक 25 नागरिकों की हत्या कर दी गई है, 25 नागरिकों की मौत हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। हो सकता है आपके मन में ये विचार आए कि 25 की संख्या तो काफी कम है, लेकिन यहां पर आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि ये आतंकी घटनाओं में इन लोगों की मौत हुई है। आतंकवादियों ने इनकी हत्या की है या फिर इनकी मौत का कारण बने हैं। 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें जिलेवार अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा श्रीनगर में 10 लोगों की मौत हुई है, पुलवामा में 4 लोगों की मौत हुई है, अनंतनाग में 4 लोगों की मौत हुई है, कुलगाम में 3, बारामूला में 2 और बडगाम और बांदीपुरा में एक नागरिक की हत्या हुई है या उनकी मौत हुई है। इसके अलावा 25 हमारे सुरक्षा बल के जवानों को भी वीरगति प्राप्त हुई है, वो भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा इसी वर्ष अब तक 134 आतंकियों को भी मारा गया है, और यही वो कारण है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो देख रहा है कि कैसे भारत के जो इस समय
एडमिनिस्टर या प्रशासन वाले जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हमारे पास जो इलाका है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है, तो जो भारत के पास इस समय जम्मू कश्मीर है वहां पर हालात तेजी से बदल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान वाले पीओके में वहां पर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान लगातार, और चूंकि आप जानते हैं कि सीमा पार से भी अभी इस समय संघर्ष विराम लागू है फरवरी से, तो उसके बाद से पाकिस्तान लगातार ये कर रहा है कि वो हमारे कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर में एक प्रकार से अशांति फैला सके, ताकि वहां पर अस्थिरता रहे, अराजकता रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और वो दरअसल ये है कि डीजीपी दिलबाग सिंह जो है, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि घाटी में जो हिंदू मुस्लिम एकता है, या फिर जो मुसलमानों के साथ, क्योंकि वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम मेजोरिटी वाला स्टेट है, तो उनका कहना है कि यहां पर ऐसी घटनाओं से मुसलमानों की भी छवि को खराब किया जा सकता है, जो कि एक प्रमुख कारण हो सकता है। क्योंकि कश्मीर में तमाम समुदाय के लोग, और मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि बड़े हिस्से में जो लोग हैं वो अमन और चैन के साथ रहते हैं, उनमें आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मधुर है। लेकिन आतंकियों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, और उनको ये पता है कि अगर वो इस तरीके के हमले करेंगे और टारगेट किलिंग करेंगे, अल्पसंख्यकों की करेंगे, तो फिर इससे घाटी का माहौल भी बिगड़ेगा, जिसका सीधा लाभ पाकिस्तान को पहुंचेगा, और जिसका सीधा लाभ उन आतंकी विचारधाराओं को लागू करने वाले लोगों तक भी पहुंचेगा। तो एक प्रमुख बयान है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों की गृह मंत्रालय यानी होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री में कल एक बहुत ही बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें रॉ के चीफ, जिसमें आईबी के चीफ, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब भी मौजूद थे, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो डीजी है वो भी मौजूद थे, और गृह मंत्री ऑब्वियसली वहां पर मौजूद थे। उनके साथ वहां पर एक बैठक भी हुई इस पूरे मसले को लेकर। और ये दोस्तों कुछ प्रमुख खबरें हैं, जिसमें से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कि आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 1989 से आप कह लीजिए, वहां पर कश्मीरी पंडितों को एक प्रकार से वहां पर उनकी टारगेट किलिंग की गई, और उनको वहां से 3 लाख का यह आंकड़ा दिया जाता है। वैसे यह आधिकारिक तौर पर या औपचारिक तौर पर आप कह सकते हैं कि 3 लाख कहा जाता है, लेकिन हो सकता है यह आंकड़ा और भी बड़ा हो। जो 3 लाख के करीब कश्मीरी पंडित, हिंदू समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग हैं, वो वहां से पलायन कर चुके हैं और देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, आज भी विस्थापितों की तरह। गृह मंत्रालय के अनुसार सिर्फ, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सिर्फ 9 लोगों को, 9 कश्मीरी पंडितों को आर्टिकल 370 के हटने के बाद से उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल सकी है। सिर्फ 9 को, सोचिए आप। सिर्फ 500 से थोड़े से ज्यादा कुछ ऐसे लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जो कि घाटी में लौटे हैं। यानी अभी भी सरकार पर भी ये प्रश्न लगता है, प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपने अभी भी शायद वो प्रबंध नहीं किए कि आप कश्मीरी पंडितों को वहां पर फिर से स्थापित कर सके और वहां पर उन्हें प्रॉपर और फुल सुरक्षा भी प्रदान कर सके। इसलिए कश्मीर में भी, कश्मीर की इस तमाम घटनाओं को लेकर भी जम्मू के इलाके में वहां पर डोगरा फ्रंट के द्वारा विरोध किया गया, दिल्ली में भी विरोध किया गया, कश्मीरी पंडितों के द्वारा इस घटना की निंदा की गई, और पाकिस्तान पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया उसके खिलाफ भी। लेकिन सरकार को भी ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए। एक पोर्टल की कुछ दिनों पहले घोषणा हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर आज भी हालात वहां पर तनावपूर्ण है और वहां पर हालात अभी भी संवेदनशील बने हैं। इसलिए सरकार को आगे आकर ये स्टेप लेना चाहिए कि कैसे वहां पर जो विस्थापित हो चुके हैं कश्मीरी पंडित या सिख समुदाय के लोग, जो वहीं के नेटिव्स हैं, वहीं के निवासी हैं, उन्हें एक बार फिर से वहां पर पुनर्स्थापित किया जाए, उन्हें वहां पर उनकी प्रॉपर्टी वापस दी जाए, ताकि वो स्वाभिमान के साथ अपनी जमीन पर रह सके और फिर वहां पर एक प्रकार से वो पुराने दिन वापस लौट सके। लेकिन अभी भी ये दूर की गोटी है, क्योंकि कश्मीर में लगातार जहां एक और 2 फ्रंट पर हमें लड़ाई लड़नी है। एक तो वो है जो हमें उन आतंकियों को मारना है जो कि दीमक की तरह है, जो कि सैनिक, हमारे फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनको बड़ी ही बहादुरी के साथ उनको मार रही है। लेकिन एक लड़ाई उस विचारधारा की भी है जो वहां पर फैल रही है, उसे भी खत्म करने की आवश्यकता है। और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है शिक्षा का। और शिक्षा, जब वो वाली शिक्षा होगी जो कि दरअसल दुनिया के हिसाब से होगी, सिर्फ दीन की शिक्षा नहीं होगी, तभी वहां पर बदलाव आ सकेगा। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने वो तस्वीरें देखी हैं जहां एक और मैंने श्रद्धा का जिक्र किया, जो कि जिनके चेहरे पर एक मुस्कान, एक गर्व है। मुस्कान को आप इस गलत तरीके से मत समझिएगा, एक गर्व है कि उन्हें अपने पिता, जो उन्होंने उनको संस्कार दिए, उस पर वो आज भी जी रही हैं और वो कभी भी कश्मीर को छोड़ेंगे नहीं। वहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में मातम भी पस रहा है, वो लोग रो रहे हैं, वो लिटरली रो रहे हैं, क्योंकि
आप देखिए नवरात्रि चल रहे हैं और उनके घर में इतना बुरा और इतना दुखद समाचार आया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। या आतंकियों को इनको लगता है ये स्वर्ग में जाएंगे, ये नरक में जाएंगे। इनको लगता है ना कि 72 हूरें मिलेंगी ऊपर, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो जिस तरीके से पैसे के लालच के दम पर और एक प्रकार से ब्रेन वॉश इनका किया जाता है दीन के नाम पर, इनको क्या लगता है कि अगर ये इन लोगों को मार देंगे तो ये बहुत ज्यादा इनको पुरस्कार मिलेगा? नहीं, ये भी एक ना एक दिन गोलियों से भूने जाएंगे। और भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि वो इनको गोलियों से निस्तेनाबूद कर देगी। सिर्फ समय का खेल है। मेरी संवेदनाएं उन तमाम शोकाकुल परिवार के साथ है और मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरा भारत आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।